अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिज़नेस टॉक। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद शहर में और हमारे इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं हैदराबाद की एक नौजवान शख्सियत उबैद राजपूत, जिन्होंने बहुत कम अरसे में कंस्ट्रक्शन के काम में अपना नाम बनाया। तो आइए मिलते हैं उबैद राजपूत साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, बस आपसे मुलाकात हुई, उसके लिए आपने वक्त दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि आपके इस वक्त मौजूदा प्रोजेक्ट कौन से हैं और कौन से आने वाले हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया इस बिज़नेस के हवाले से पूछने के लिए। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी करंटली हमारा 3 प्रोजेक्ट हैदराबाद में इस वक्त चल रहे हैं। वो एक है लकी सिंह ट्रेड सेंटर, जो कंप्लीट हो गया, वो पोजीशन हमने ऑन टाइम क्लाइंट्स को दे दिए हैं। एक और हमारा प्रोजेक्ट है द लकी मॉल। उस पर हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कुछ ना कुछ नया करें। हैदराबाद में एक अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर की बहुत कमी थी, तो हमने फिर चेसअप के साथ एग्रीमेंट करके उन्हें अपने प्रोजेक्ट में इनवाइट किया। वो अब हमारे प्रोजेक्ट में आके अपना स्टोर खोलने वाले हैं। इंशाल्लाह मई के अंदर वो अपना स्टोर ओपन करेंगे माशाल्लाह। तो उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद में हॉस्पिटलिटी की बड़ी कमी है। कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले सवाल होता है कि हम उनको कहाँ रुकना चाहिए। हाँ, रुकना है सबसे बड़ा मसला। मसला ये था अपना, क्योंकि एक हैदराबाद में एक स्टेडियम है, वो भी अब तक गैर फाल है। बिल्कुल ऐसा ही। जब अगर स्टेडियम फाल हो जाता है तो इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, जिस तरह PSL हम करते हैं, कभी पाकिस्तान में होता है, कभी दुबई में होता है। हैदराबाद में आज तक कोई मैच नहीं हुआ। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जब ये फाल हो जाए स्टेडियम, तो जब मैच हो तो वो जो टूरिस्ट आएंगे या जो दूसरे शहर से लोग आएंगे वो कहाँ रुकें। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा एक इनिशिएटिव था कि हम एक ऐसा कॉम्पैक्ट बिल्डिंग डिज़ाइन करें जो जिसमें 3 स्टार 4 स्टार होटल्स की फैसिलिटीज़ हो। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए कि हम क्या खुद होटल बनाएं या हम किसी ब्रांड को लेकर आएँ। अगर ब्रांड लेकर आएँ तो उस वक्त जब हमने उनसे बात करना शुरू की रमादा से, रमादा बेसिकली वेंडम का एक ब्रांड है, तो हमने उनसे बात की तो बड़ा मुश्किल था कि नई अपना इंटरनेशनल चेन हैदराबाद में आके अपना नाम दे, अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे। क्योंकि एक तो कराची बहुत क्लोज है, दूसरा कि मुल्क के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, इकोनॉमिकल फ्लैक्चुएट काफ़ी थे, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। तो हमने उनको मुतमईन किया, उन्हें बताया कि हैदराबाद के सराउंडिंग में ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, चाइनीज़ डेलीगेशन आते हैं। हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा काम है। हैदराबाद में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है, उसके सराउंडिंग में पोर्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो पूरी हमने एक फिजिबिलिटी बनाई, पूरी अपना वर्किंग की, वो ले जाके हमने दुबई में उनको प्रेजेंट किया। उन्होंने फिर इसको मार्क किया अपने USA ऑफिस में। फिर हमें इंटरनेशनल अथॉरिटी अपना कमेटी से अप्रूवल मिल गया था इनिशियली। फिर वो था, अब जब इंटरनेशनल कंपनी से जाते हैं तो वो फिर अपना उनका एक प्रोसीजर होता है, वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है। प्रोसेस है, बिल्कुल। वो पहले MOU पे जाते हैं, MOU के बाद आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने आपको एक टास्क देते हैं, वो फिर आपको देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद वो एग्रीमेंट पे तब जाते अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद हमने जगह तयन किया, इसको हमने लॉन्च किया, स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड भी हमसे बहुत खुश थी और हमारे क्लाइंट जो जिनको हमने ब्रांडेड अपार्टमेंट दिए हैं, क्योंकि हैदराबाद में एक अच्छी बिल्डिंग में रहना ये हर किसी का ख्वाब है। ऐसा ही। तो हमने इस वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऑर्डिनरी अपार्टमेंट डिज़ाइन नहीं किए। इसमें जो अपार्टमेंट है वो है अपना 300 स्क्वायर यार्ड का एक अपार्टमेंट है, 3 फ्लोर्स का लग्जरी अपार्टमेंट। बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। आपको सिक्योर गार्डेड बिल्डिंग में बेंगलोर की फील आएगी। ज़बरदस्त। इसमें अपना तमाम जो हर फ्लोर पे हमने आर्टिफिशियल पार्क दिया है। 3 इसमें एग्जिट है, 4 इमरजेंसी एग्जिट है।
फायर फाइटिंग का बहुत ख्याल किया गया है। और एस पर जमादा का जो स्टैंडर्ड है 4 स्टार का जो स्टैंडर्ड है वही अपार्टमेंट का स्टैंडर्ड होगा। ज़बरदस्त। मैं किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि वो एक आम रिवायती बिल्डिंग में रह रहा है। आम रिवायती बिल्डिंग में रह रहा है, सही बात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा उबैद साहब, आपने जो अभी 2-3 प्रोजेक्टों के नाम लिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए हैदराबाद शहर के लिए एक बिल्कुल नाम पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अवामी सतह पे कोई एक आम आदमी, मतलब ज़ाहिर है आपके प्रोजेक्ट में तो नहीं कर सकता, तो उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग है आपके पास जो कि बहुत कम अफोर्डेबल कॉस्ट के लिए कोई आप प्लान कर रहे हैं? ये हमने जो 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों एक दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा लक्की शिंगाई ट्रेड सेंटर, वो टारगेट ही सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज को, मिडिल क्लास बिजनेसमैन को हमने किया था। उसमें शॉप स्टार्ट थी 10 लाख रुपए से। ओके। वो भी 3 साल की महाना एक साथ पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसा प्रोजेक्ट है कि आज भी मिडिल क्लास जो छोटा बिजनेसमैन है जो काम करना चाहता है कम सरमाए से, वो आज भी वहाँ शॉप परचेज करता है। 50 लाख 60 लाख के अंदर आज भी वहाँ शॉप मिल जाती है और लोग अपने बिजनेस आज से ऐसा खोल रहे हैं। उसी के अंदर ऑफिस थे, वहाँ पर यही था कि अपना कराची स्टैंड का ऑफिस बनाना है हैदराबाद में और उसके बाद उनको मेंटेन करना सही है। तो ये भी एक बार चैलेंजिंग टारगेट था। वो हमने टारगेट ही मिडिल क्लास को किया था। तो उनके लिए हमने वही सारी फैसिलिटीज रखी है जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है इस वक्त हैदराबाद में। उसके बाद लक्की मॉल है, वो एक हाई एंड ऑफिस है उसके अंदर, और नीचे अब डिपार्टमेंटल स्टोर है 6 सबके साथ जो हमने किया है। बाकी ये प्रोजेक्ट है, ये टोटल एंटायरली डिफरेंट है। इसमें 4 स्टार अपार्टमेंट है, 120 रमादा के रूम्स हैं और कमर्शियल यूनिट होटल का कमर्शियल अलग है। और सबकी एंट्री सबकी एग्जिट सेपरेट है। अपार्टमेंट फ्लोर वाला होटल फ्लोर पे नहीं जा सकता जब तक वो नीचे एग्जिट करे और होटल की एंट्री से सिक्योरिटी से होता हुआ ना चला जाए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला जो है वो इमरजेंसी एग्जिट का है। जब अभी भी कराची में एक वाक़या हुआ है, आपने देखा होगा कि आग लग गई तो उसमें इमरजेंसी का कोई ऐसा इंतज़ाम ही नहीं था। हमारे पास बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है। तो उन्होंने हर 100 मीटर के बाद 100 मीटर की दूरी के ऊपर उन्होंने 4 एग्जिट हमने डिज़ाइन करनी थी। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट में 7 इमरजेंसी एग्जिट है। 7 इमरजेंसी अपार्टमेंट फ्लोर पे भी और होटल फ्लोर पे भी, और तमाम एग्जिट फायर प्रूफ है। सही। अगर बिल्डिंग में खुदा का कोई आग लग जाती है, अगर वो इमरजेंसी एग्जिट में चले जाते हैं तो वो फायर प्रूफ डोर्स हैं, उसको उनको वो इम्पैक्ट नहीं करेगी उस जगह पे स्टेज पे। वो एग्जिटली स्टेज के थ्रू नीचे जा सकते हैं। ये हुआ ऐसा था, बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे खुद के साथ जी। मैं रमादा डेनवर कोलोराडो यूएसए में मैं एयरक्राफ्ट डिस्पैच ट्रेनिंग के लिए गया था 2013 में। तो सुबह 5 बजे हम सोचते थे कि होटल में अलार्म बज जाता है, तो अलार्म बजता हम सब उठ जाते हैं और होटल एग्जिट की तरफ हम एग्जिट जाते हैं। तो वहाँ पर चलता है कि एक 5th फ्लोर के ऊपर आग लग गई है। वो आग बड़ी तेज़ी से नीचे फैल रही है। तो हमने वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट से हमने एग्जिट किया और हम हिफाजत नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके हमने बाहर बिल्डिंग से बाहर निकल गए। ना ही हमें स्मोक ने प्रॉब्लम की, ना हम किसी चीज़ से डरे। वहाँ पर एक वेल प्लान इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था। तो हम इजीली एग्जिट कर चुके थे उस बिल्डिंग से। तो ये ही मेरे जहन में था कि होटल के अंदर खुदा का रास्ता, क्योंकि आपके पास गेस्ट आते हैं, वो आपके अपना हॉस्पिटल इंडस्ट्री डिपेंड ही आपकी खिदमत पे करती है। ऐसा ही है, बिल्कुल कैसे खिदमत पेश करते हैं, वरना तो कोई भी इंसान अपने घर में भी रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। होटल में आने का मकसद ये होता है कि उसको एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। बिल्कुल। तो ये हमने वैसे भी बड़ा जहन में था क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल यूएसए के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा उबैद साहब, आपने अभी बात की यूएसए की, तो मैं इस बात को कंटिन्यू करूँगा। तो यूएसए में जो कंस्ट्रक्शन का मयार है, या आपने जहाँ से तालीम हासिल की है, मुझे पता चला कि आपने बाहर से तालीम हासिल की है, जहाँ से भी उसका हम बाद में आपसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। जो तालीम जहाँ पे आपने हासिल की या जहाँ पे आपने रिहाइश पजीर हुए, तो वहाँ के कंस्ट्रक्शन का मयार और यहाँ के कंस्ट्रक्शन के मयार में क्या फ़र्क है? जी, वो बेसिकली यूएसए में जब मैं 2013 में गया तो मेरा शुरू से कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था।
उस वक्त हमने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, मैं वालिद साहब कर रहे थे जी। पर्सनली मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो मैं वहाँ देखता था वहाँ पर स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनती है। एक बिल्डिंग होती है उसका स्ट्रक्चर पहले तैयार हो जाता है, वो ला के वहाँ पर सिर्फ उसको बोल्ट से उसको फिट करते हैं, फिट किया जाता है। फिर प्री फैब्रिक वहाँ पर वॉल्स होती हैं, वो वॉल्स ला के उस पर हैंग कर दी जाती हैं और इस तरह करके वो अपनी कंस्ट्रक्शन को ग्राउंड प्लस 50 को 60 को बिल्डिंग को वो प्लस से के 3 महीने 6 महीने में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उनका पूरा MEP उस बिल्डिंग का जो वो रूफ ला के इंस्टॉल करते हैं उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है। सही। इसी तरह एक चाइना ने अपना तकरीबन 55 फ्लोर की बिल्डिंग और सिर्फ 12 दिन में कंप्लीट की है। ये YouTube पे अपना बड़ा मशहूर वाक़या है, जब आपने देखा भी होगा। तो उन्होंने क्या किया था कि पूरी बिल्डिंग पहले एक फैक्ट्री में तैयार कर दी थी जी, उन्होंने लाके वहाँ से असेंबल किया था और बिल्डिंग को असेंबल किया था। बड़ी बात। मतलब दुनिया इस जगह पे चली गई, इस जगह पे जा चुकी है जहाँ हमें अभी पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें तो वैसा बहुत कम अमाउंट लगता होगा, ज़ाहिर है अमाउंट। हमारी कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए इस वक्त कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट मटेरियल का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस किस्म का हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें तो बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी। नहीं, वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको जब डिज़ाइन करते हैं तो उसकी फैब्रिकेशन बहुत महंगी होगी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट होते हैं। हम बेसिकली क्या है कि हम जब पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो हमें पाकिस्तान के लोकल जो हमारे क्लाइंट हैं उनको देखते हुए डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके। जिस तरह के अब हैदराबाद में अगर हम प्री फैब्रिक बिल्डिंग्स अगर बनाने लग जाएं तो हमारा क्लाइंट हमसे वैसे मुतमिन नहीं होगा कि ये बिल्डिंग सस्टेनेबल भी है नहीं है। सही है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, अपना बिल्डिंग सस्टेनेबल होती है, लेकिन पहले तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को एक नई चीज़ के लिए, एक नई चीज़ के लिए। दूसरा कि उसकी कॉस्टिंग, हमारे पास वो स्किल लेबर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके लिए हमें अगर हम चाइना से हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत हेवी कॉस्ट पड़ जाएगी। सही कह रहे हैं। मतलब हर कौन सा बिल्डर चाहेगा कि वो अपनी बिल्डिंग 3 साल या 4 साल में कंप्लीट करे। बिल्कुल। वो तो बोलेंगे 6 महीने में हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए और हम नए प्रोजेक्ट तक जाए। सही बात। लेकिन हमें टाइम भी देना है क्लाइंट को कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ अपना ख्वाब पूरा करें, अपना घर खरीद ले या अपने कारोबार के लिए। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो बेसिकली ये सोच के आता है कि आज मैं बुक करा रहा हूँ तो ये मैं अपने बेटे के लिए बुक करा रहा हूँ, या इस घर को मैं अपनी बेटी को शादी में गिफ्ट कर दूंगा। वो आता ही मेजॉरिटी इस नियत से है कि थोड़ी अपनी सेविंग्स से कुछ पैसे निकालूंगा और मैं बिल्डर को दूंगा और बिल्डर मुझे उसमें थोड़े थोड़े करके मुझे अपना एक घर तैयार करके दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हमें ये मार्केट भी देखनी होती है, मार्केट देखनी होती है। लेकिन लोगों को इसमें शऊर देना पड़ेगा आपको, ये अगर इस काम की तरफ अगर आप आए तो इस काम के बाद तो सबसे पहले हमें एजुकेट होना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। इसलिए हमें एजुकेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा वैसा मुझे ये बताएं कि आप हैदराबाद के अलावा और पाकिस्तान के कौन से शहरों में काम कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम हैदराबाद में काम कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी अच्छी ऑफर्स है इस्लामाबाद और कराची से, लेकिन बेसिकली क्या है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। अच्छा माशा। हाँ, मेरे अपना कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो टाइम का एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो उसको हम अभी सोच रहे हैं। अच्छा, इसकी तरफ अभी आप सोच रहे हैं कि आपको कराची या मुख्तलिफ आउट ऑफ स्टेशन काम करें या ना करें। अच्छा, जो मैं कंस्ट्रक्शन चलें आपसे बात कर लेता हूँ कि कराची का मयार कंस्ट्रक्शन और हैदराबाद के कंस्ट्रक्शन, या हम दूसरे सूबे की बात कर लेते हैं पंजाब के कंस्ट्रक्शन की, फ़र्क है उसमें? क्योंकि आप तो शुरू से डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हमारी जो कंस्ट्रक्शन है मेरे प्रोजेक्ट्स की, जी, वो एज पर स्टैंडर्ड अगर आप कराची से कंपेयर करें किसी अच्छे प्रोजेक्ट से आप कर सकते हैं। ओके। इस्लामाबाद के किसी अच्छे प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो कर सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स का ख्याल रखना पड़ता है। जब भी हम एक्सकवेशन भी जाते हैं, हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं सेकंड फाइल करके, उसके बाद उसको डिबार्टिंग प्रॉपर करते हैं, उसके बाद हम फेयर फेस पे काम करते हैं कि हमें हमारे क्लाइंट को जल्दी डिलीवरी दें, हम उसको प्लस्तर ना करना पड़े, तो इसलिए हम फेयर फेस पे काम करते हैं। कराची में फेयर फेस पे काम होता है, हम भी फेयर फेस पे काम करते हैं। चलिए नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आते हैं और उबैद साहब से मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। चलते हैं उबैद साहब की तरफ और मज़ीद बातों को आगे करते हैं। अच्छा उबैद साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अभी जो बातें की उसमें से मैंने ये महसूस किया है कि एक आम आदमी इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की जो रेट्स हैं वो और जो लैंड है जिससे आप परचेज़ करते हैं उसके रेट बहुत ज़्यादा है। ये सवाल मैं तकरीबन सबसे कर रहा होता हूँ, तो किस तरीके से एक आम आदमी को कम प्राइस में आप देंगे, किस तरीके से मिल सकता है? और एक ये मसला, और दूसरा ये बताएं कि टाइम पीरियड के अंदर आप उसको कैसे डिलीवरी देंगे? सर देखिए, अपना जो जहाँ तक बात है लैंड कॉस्ट की जी, वो तो बिल्डर खुद ही चाहेगा कि उसको कम से कम पैसों में लैंड मिले, लेकिन आजकल जो फेयर प्राइस वैल्यू मार्केट की बहुत ज़्यादा, वो उसके हिसाब से लैंड परचेज होती है। शहर में कमर्शियल प्लॉट है नहीं, जो है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। हो गए। तो इस वजह से ये जो प्लॉट की कॉस्टिंग है वो एक बिल्डर के हाथ में नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखें कि जब मैंने ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2014 में, तो उस वक्त मैंने 76 रुपीज़ पर केजी, 76,000 रुपये पर टन पे स्टील परचेज़ किया था, और ये था 2014 में 76,000 लमसम तकरीबन। ठीक और है। 440 रुपये पर बैग सीमेंट मैंने परचेज़ किया था पार्कलैंड से। तो आज अगर उसको अगर आप देखते हैं तो आज है 1180 रुपये पर बैग सीमेंट और 2,58,000 रुपये टन का स्टील है। तो ये कितना परसेंट हो गया तकरीबन? ये आप लगा लें कि ये 450%। 450%। और 76,000 रुपये से वो जाके 2,58,000 रुपये। ये 450%, मतलब 2014 से लेके 10 साल के अंदर महंगाई आई है। अच्छा, बेसिकली ये है एक कार्टेल स्टील का। स्टील की ये कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे पास पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। अगर आज भी ये आने वाली गवर्नमेंट इंपोर्ट की एंटी डंपिंग ड्यूटी ख़त्म कर दे स्टील के ऊपर से, तो चाइना में हम जो स्टील इंपोर्ट करेंगे वो मैक्सिमम 1,10,000 1,05,000 रुपये टन पे आएगा। अगर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, उससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन आम बायर को, एक आम आदमी को, एक बिल्डर को बड़ा नुकसान है। सही। इस बात पे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा मेरे साथ सिनारियो था। मैं अमेली स्टील गया था, 2016 में शायद, या 2015 की एंड या 2016 का स्टार्ट। मुझे अमेली स्टील परचेज़ करना था। तो वहाँ पर जब मैंने परचेज़ किया, जो मुझे डिलीवर हुआ स्टील, तो मेड इन चाइना था, क्योंकि वो जो इंपोर्ट करते थे वो उनको सस्ता पड़ रहा था स्टील। बाद में वो अपनी फैक्ट्री चला रहे थे या वो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो उनको आज भी बिल्कुल लिखा होता है स्टील पे कि मेड इन चाइना। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, यही है। हाँ, वो उनके पास जो स्टॉक पड़ा होगा, क्योंकि ये एक कार्टेल है 5-6 स्टील कंपनियों का, वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं। कोई इसकी प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई इस पर काम नहीं करती, गवर्नमेंट पे कोई एक्शन नहीं लेता। आबाद ने बहुत लिखा, चेयरमैन आबाद अल्ताफ़ ताई ने बहुत लिखा। अल्ताफ़ ताई से पहले चेयरमैन थे, उन्होंने काफ़ी इस पर आवाज़ उठाई। आबाद हमेशा फोरम पे आवाज़ उठाता है इस हवाले से कि अब ट्राई स्टेट कमीशन को एक्शन लेना चाहिए कि ये जो रेट एकदम बढ़ा दी जाते हैं इन द नेम ऑफ सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब भी कोई बात है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, सेल बंद कर देते हैं। अब हमें कंसेशन करनी है, हमें स्टील चाहिए, वो मार्केट में शॉर्टेज पैदा करते हैं, फिर सप्लाई और डिमांड बढ़ा देते हैं। ये मैंने लंदन में पढ़ा था। क्या बात है। तो वो ये पाकिस्तान इम्प्लीमेंट होते हुए मैंने देखा है। सही। कि आप डिमांड को इंक्रीज कर दें और सप्लाई को शॉर्ट कर दें, तो वो आप अपनी चीज़ अपने रेट को बेच सकते हैं। सही। तो इसमें आबाद अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर सकता? आबाद का कहना ये है कि मेरे पास इस वक्त 1500 मेंबर हैं, तो किस तरीके से अगर ये 1500 मेंबर आपस में जुड़े हुए हैं तो कंस्ट्रक्शन तो कोई मसला ही नहीं है। अगर हमने 2 महीने के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन बंद कर दें। हमने पोर्ट एविडेशन की थी और हमने कंस्ट्रक्शन बंद भी की थी, लेकिन जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है जी, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के बाद अच्छे डिसीजन भी थे, तो कुछ बुरे डिसीजन भी थे। वो चीज़ पे सीरियस नहीं होते थे। आबाद ने फाइनेंस मिनिस्टर को कई दफ़ा लिखा, कई दफ़ा टाइम मांगा, लेकिन क्योंकि प्राइस कंट्रोल करना काम है डिपार्टमेंट्स का,
वो हमारा नहीं है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखें यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ सही हो रही है। सही। अब उसको रेक्टिफाई तो डिपार्टमेंट करेगा, हम नहीं कर सकते। सही बात है। प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, प्राइस कंट्रोल कमीशन को बुलाए, उनसे पूछे जी बताए आपने अपना कौन सा रॉ मटेरियल शॉर्ट हुआ है, और डॉलर बढ़ता है तब भी आपके रेट बढ़ते हैं, डॉलर गिरता है तब भी आपके रेट बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अपना डॉलर गिरे या बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, रेट हमेशा ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं आम आदमी के लिए। इसलिए कि हमें भी प्रॉब्लम होती है बिल्डर को। ऐसा ही है। हम जिस वक्त प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उस वक्त हम फिजिबिलिटी बनाते हैं। जब प्रोजेक्ट हैंड ओवर का टाइम होता है उस वक्त की फिजिबिलिटी टोटल आउट हो जाती है। बिल्कुल। तो ये कॉकटेल है अपना माफिया है पूरा। बिल्डर्स को माफिया लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्डर्स से बड़ा मजलूम कोई नहीं है। अच्छा। जमीन अपने पैसों से खरीदता है, सही। लॉन्च अपने पैसों से करता है, इसलिए अपने पैसों से खरीदता है, फिर जाके अपना मार्केटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। इदारों में 11 इदारों की एनओसी पे लेता है, अपने डॉक्यूमेंट 11 डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराता है, उसके बाद जाके उसको एनओसी मिलती है। उसके बाद भी कहते हैं कि बिल्डर एक माफिया है। जो माफिया उनके साथ कोई बात नहीं करता। तो इमरान खान के दौर में जो आप कुछ अभी इमरान खान के हुकूमत की बात कर रहे थे, क्या उसमें कंस्ट्रक्शन की क्या पोजीशन थी? उसमें कंस्ट्रक्शन सर, उसमें इमरान खान के वक्त में सिर्फ फिक्स रेजिम जो टैक्स दिया था वो भी अब्बाद ने ही उनसे करवाया था कि सर आप इसको ऐसा करें। तो वो तो बड़ा अच्छी पॉलिसी थी। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जी बने थे तो अब्बाद में आए थे, तो हमारे पेटेंट चीफ है मोहसिन शेखानी, उन्होंने उस वक्त इमरान खान साहब को कहा था कि इस वक्त 50 लाख घरों की शॉर्टेज है, तो आप लो कॉस्ट घर अनाउंस कर दें। इमरान खान की गवर्नमेंट में हमेशा अनाउंसमेंट हुई है, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो करना नहीं चाहते थे इम्प्लीमेंट उस पर। हमें बहुत ख्वाब दिखाते थे कि बिल्डरों को ये फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक हद तक दावे की हद तक रहा, उसको इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो उबैद साहब मुझे ये बताएं, जो हुकूमत की तरफ से या हमारे जो इदारे हैं वो हैदराबाद में मुख्तलिफ स्कीमें बना रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं दे पा रहे, कंप्लीट लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे, वो मज़ीद सुन रहे हैं हम लोग के मज़ीद ये स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, अवामी स्कीम। तो उसके बारे में ये किस तरीके से पहले ही 2-4 स्कीमें 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में फंसी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सिर्फ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं, HA की भी एक स्कीम है गुलिस्तान सरमस, वो 2004 से पहले की स्कीम है। 2004 से पहले उस वक्त के ताकतवर नाज़िम सियासी पार्टी के वर्कर भी थे, वो उस वक्त नाज़िम थे। उन्होंने बस यहाँ पर बेसिकली होता ही है कि जिस वक्त जिसकी पावर होती है वो उसको उस तरह इस्तेमाल करता है, ऐसा ही चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट उठा के एक लोकल बिल्डर्स को दे दिया था, उस वक्त के डिफ़ॉल्ट बिल्डर को आईरिन मार्केटिंग के साथ एग्रीमेंट कर लिया था। आज तक उस स्कीम पे जितनी रिकवरी है उसका 10% काम भी नहीं हुआ। ना वहाँ पर बिजली अब तक गई है, ना वहाँ पर सीवेज का काम कंप्लीट हुआ है, ना वहाँ पर अभी तक पानी पहुँचा है। और अभी रिसेंटली इन्होंने गुलिस्तान सरमस के कुछ ऑप्शंस किए थे, प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट, उसकी मद में 2 अरब रुपए अभी भी HDA को मिले रहे, लेकिन वो जब ऐसे पैसे मिलते हैं तो वो अपनी सैलरी और गाड़ियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका असर वसूख आबाद में रहा है, तो मुझे वो डेवलपमेंट आबाद की जो है हैदराबाद में नज़र नहीं आ रही, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आबाद में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है? कुछ फील हो रहा है कि कुछ है जिसका पर्दादारी है, जिसकी वजह से वो खुल के काम नहीं कर पा रहे? जैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आबाद बेसिकली जो हैदराबाद है वो है सब रीजन, लास्ट ईयर तक वो एक सब डिवीजन, अब वो कन्वर्ट हो गया, एक सब कमेटी बन गई है। बस सब डिवीजन को सब कमेटी बना देने से ये होगा कि जो इश्यूज है वो तो एड्रेस होंगे। पहले भी सब डिवीजन अपने इशू एड्रेस करते थे आबाद कराची में, सही है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शंस और अथॉरिटी कराची आबाद के पास है। हैदराबाद के जो भी इश्यूज होते हैं वो हम ले जाके आबाद कराची में बताते हैं, आबाद पाकिस्तान जो हमारा हेड ऑफिस कराची में, उन्हें बताते हैं। मतलब हैदराबाद सब रीजन हो या सब कमेटी हो, जब तक आपको डेलीगेशन ऑफ पावर्स नहीं होंगे किसी इंसान के पास या किसी कमेटी के पास या किसी सब रीजन के पास, वो काम नहीं कर सकता। मतलब अगर हमने किसी हैदराबाद की
मैं अपनी बात कर लेता हूँ। अगर मुझे चीफ सेक्रेटरी से मिलना है तो पहले मुझे कहा कि बात बताना पड़ता है कि ये प्रोटोकॉल्स है कि हम चीफ सेक्रेटरी का टाइम देना चाहते हैं, हमारे ये इश्यूज हैं, ये इस पर हमने डिस्कस करता है। तो वो भी कराची आबाद है कि वो अलाउ करती है कि हमारे जाए या वो अलाउ भी कर सकती है। ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स का इशू है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स का इशू है। वो अगर पावर्स मिल जाते हैं, चाहे वो सब डिवीजन हो या सब कमेटी हो, जब इंसान खुद अपने तौर पर खुद मुख्तियार हो तो वो काम कर सकता है। इन दी एंड आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारी मीटिंग थी, इदारों के साथ ही हमने उसको इस तरह किया है। अब हैदराबाद में लोकल डिपार्टमेंट्स है, HDA है, वासा है जो HDA का पार्ट है, SBCA है, और टाउन से कुछ लैंड के रिकॉर्ड कुछ मुख्तियार के पास है, कुछ टाउन के पास है। उनके किसी मिनिस्टर से या सेक्रेटरी से अगर बात करनी हो तो हमें बात कराची में बात करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं कोविड का जिक्र करूँगा क्योंकि कोविड का जो वक्त था वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे एक सवाल था। तो उस वक्त में क्या कोई ऐसा मुझे बताएं कुछ कि उस वक्त क्या पोजीशन थी मार्केट की, और मार्केट में क्या स्टेबिलिटी उसके बाद तो अभी तक मेरा ख्याल है कि नहीं आई। सर, कोविड का जो फेज़ था हमारी ज़िंदगी का, वो एक बहुत भयानक और दर्दनाक फेज़ था। बिल्कुल ऐसा। बल्कि एक आम मजदूर जो डेली बेसिस पर कमाने वाला इंसान था, जो सुबह निकलता है और शाम को कमाता है, फिर जाके अपने बीवी बच्चों का, घर वालों का, माँ बाप का पेट पालता है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल वक्त था। बाकी कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोविड था या दूसरी चीज़ों वो उस पर इम्पेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कोविड ने बड़ा इम्पेक्ट किया। बहुत अच्छा मारा। सर देखिए, बिल्डर के पास वो आदमी शॉप बुक कराएगा या घर लेगा तो खुद खुशहाल होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जब आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग होती है तो आप कहते हैं कि मैं इनको पॉकेट इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। कुछ आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ आप डॉलर में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब आप ही अपना पूरा नहीं करेंगे तो आप बिल्डर को कहाँ से इन्वेस्ट ला के देंगे। और बिल्डर प्रोजेक्ट करता ही 80% पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक कस्टोडियन है ना। बिल्कुल ऐसा ही। लैंड परचेज की, प्रोजेक्ट पास कर लिया, अब ही इज कस्टोडियन। अब वो ऑनर नहीं है उस लैंड का, वो कस्टोडियन जिनकी उसकी बुकिंग है, उनको यूनिट बना के हैंड ओवर करके वो निकल जाएगा। तो वो फेज अपना बिल्डर की ज़िंदगी में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बुरा फेज था, बहुत बुरा फेज जो 16 महीने सब ने फेस किया। अच्छा, उसके बाद के इम्पैक्ट आज तक हम भुगत रहे हैं। वही इम्पैक्ट है जो उसके बाद जो प्राइसेस एकदम प्राइसेस का इशू है, बढ़ना, डिमांड, रॉ मटेरियल शॉर्ट होना, कोई दुनिया बनती चीज़ें नहीं आई, तो बस वही एक इम्पैक्ट है जो हमारी ज़िंदगी में अभी तक चल रहा है। वो सेटल नहीं हुआ आज तक। सेटल नहीं हुआ आज तक। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको इन्वेस्टर की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा, जो इन्वेस्टर है हमारा मुल्क का, हमारे शहरों का, छोटे हमारे हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों के, इन्वेस्टर इस वक्त वेट पोजीशन पे होता है कि कोई उबैद साहब का प्रोजेक्ट है या दूसरे किसी साहब का प्रोजेक्ट है तो हम एकदम सारा माल खरीद लें, और वो ख़रीदने के बाद एक आम आदमी तक जब वो चीज़ पहुँचती है तो वो उसकी प्राइस में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो क्या आप नहीं चाहते कि इन्वेस्टर इतना माल ना खरीदे, एक आम आदमी हमसे आपसे डायरेक्ट आके अपना एक बुकिंग कराए और बाकी सारा काम हो? क्योंकि वो जो बीच का अमाउंट है 20% भी अगर आप लगा लेते हैं तो वो अमाउंट कहाँ जाके पहुँचता है? तो इन्वेस्टर्स को आप क्यों स्पेस देते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बिल्डर्स की बात। बड़ी अच्छी बात बोली इन्वेस्टर्स के हवाले से। देखिए, हर प्रोजेक्ट में होता ये है कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है तो वो अगर कोई भी यूनिट लेगा तो वो बिल्डर प्राइस से कम में जाके इन्वेस्ट करता है और वो बिल्डर प्राइस पे ही आके अपनी चीज़ को बेचता है। तो इसमें आम आदमी को नुकसान नहीं होता, इसमें बिल्डर अपने नफ़े में से इन्वेस्टर्स को खेलने के लिए स्पेस देता है। ओके, ऐसा नहीं है कि अपना मैंने प्रोडक्ट 100 रुपये की लॉन्च की, इन्वेस्टर मुझसे 110 में लेके जाएगा और 130 में बेचेगा, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर हमसे 100 रुपये वाली चीज़ 70 में लेता है और वो 90 में बेच के निकल जाता है। मैं देखिए, बिल्डर का रेट तभी भी 100 रुपये, हम आपको 90 में दे रहे हैं। तो इसमें बिल्डर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करता है। ओके। लेकिन आम आदमी को उसका नुकसान नहीं होता, उसको फिर भी चीज़ अच्छे रेट में मिलती है, अच्छे रेट में मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं नाज़रीन ब्रेक की जानिब, और फिर ब्रेक के बाद आते हैं और फिर उबैद साहब से मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो अभी चलते हैं उबैद साहब की तरफ और मज़ीद जो हमारे जहनों में सवालात हैं वो उनसे मज़ीद करते हैं। अच्छा उबैद साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि वो जो इदारे हैं इस वक्त, जैसे HD हो गया, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ये जो इदारे हैं जहाँ पे आप वहाँ पे वर्क करते हैं, उनके लिए वो इस वक्त बड़ी पेचीदगी वाला माहौल बना के बैठे हुए हैं बिल्डर्स के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? या सबके लिए है या आप कंफर्टेबल हैं उनसे? नहीं, बेसिकली इदारों के साथ देखें, एक 1 by 1 का रिश्ता है तमाम बिल्डर्स का। तो होता ये है कि कोऑर्डिनेशन की हमारे इदारों में कमी है, जिसकी वजह से हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इदारों के अंदर। अगर तमाम इदारे वासा, PNDC, प्लानिंग डेवलपमेंट और SBC ये आपस में कोऑर्डिनेशन अपनी कर लें विद ट्रेड बॉडीज में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, तो जो इश्यूज होते हैं वो कभी क्रिएट ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। कि होता ये है कि एकदम एक ऑफिसर मुसल्लत कर दिया जाता है इदारे के अंदर दूसरे किसी इदारे से आके, वो पुरानी ब्रीफिंग लिए बगैर अपने हिसाब से किसी एक बिल्डर को नोटिस भेज देता है। जब वो उसकी इन्वेस्टिगेट होती है, उसकी फाइल देखी जाती है, तो ये पता चलता है कि नहीं यार ये गलत नोटिस भेजा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इदारों के भी बिल्डर लाडले होते हैं? नहीं, लाडले आप कह लें, दोस्ती तो सबसे होती है, बिल्कुल दोस्ती सबसे होती है, लेकिन उसमें ये कि कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। इदारों को इंटरकनेक्ट होना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। मतलब आप सिविल एजेंसी जितनी है उनकी अपना कोऑर्डिनेशन हो, HDA, वासा, PNDC दोनों इदारे जो HDA के अंदर काम करते हैं वो अपने इंटरनल इनको कोऑर्डिनेट कर दें। SBC के साथ SBCA लाइनअप कर दे, ESCO के साथ एक कमेटी बना दी जाए जिसमें तमाम फ्री गैस से, SHGC से हो, HESCO से हो, वासा से हो, PNDC से हो, बिल्कुल, और SBCA का एक बंदा वो आपस में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि हम बेटरमेंट चार्जेस पे करते हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर। वो प्रोजेक्ट की बेटरमेंट के ऊपर खर्च नहीं होता है। ये बात अब बाद ने वाटर कमीशन के वक्त से बताइए इदारों को। वाटर कमीशन में भी बताया है कि 2.5 अरब रुपये बिल्डरों ने पिछले लास्ट 7 ईयर्स में पे किए 2.5 बिलियन रुपीज़ टू HDA बेटरमेंट के मद में, SBCA। लेकिन उस बेटरमेंट में आज तक कोई काम नहीं हुआ। HDA स्कीम पास करता है, वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट के चार्जेस लेता है, ADC लेता है, बेटरमेंट के चार्जेस वासा लेता है, बेटरमेंट के चार्जेस SBC लेता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के बेटरमेंट पे खर्च कभी नहीं हुआ। खर्च नहीं होते, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये है एक ऑडिटेबल अमाउंट। जब हम इदारों से बात करते हैं कि सर आपने अमाउंट लिया तो कहाँ खर्च किया, बिल्कुल, वो कहते हैं हम आपको जवाब देनी है, आप बेटरमेंट के लिए पैसा खर्च किया, आप अपना नई गाड़ियों पे, सैलरियों पे कम से कम उसको खर्च ना करें, आप गवर्नमेंट से डिमांड करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वैसा नहीं होता। वो अपना आज देखें जितनी भी स्कीमें हैं, बिल्डर इंटरनल को खुद सारा काम कर रहा होता है, एक्सटर्नल आज तक जोन 5 देख रहे हैं, बाईपास, वहाँ पर पानी, गैस, बिजली, सीवरेज अभी तक कंप्लीट नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट देख लें, मतलब जिस प्रोजेक्ट पर आप बैठे हैं वहाँ देख लें, किसी इदारे ने आज तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं किया कि आपकी इतनी रूम बन जाएंगे, इतनी चीज़ें होंगी, तो हमें फ्यूचर में कितने इंच की लाइन पानी की अपना एनहांस कर दी है। सही, आज तक कभी कोई बात नहीं करेगा, प्रोजेक्ट बनने के बाद नहीं करेगा। जब भी मैंने आपसे वो मैं होऊंगा, मैं जाके अपना वास्ता में जाके बोलूँगा कि सर देखिए अब मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, अब मुझे 3 इंच का कनेक्शन चाहिए। बोलेंगे हम तो दे ही नहीं सकते, हमारी तो लाइन ही 2 इंच की जा रही है, आप 2 इंच का कनेक्शन ले लें। सर फिर लाइन एनहांस कौन करेगा? वो इदारे के पास पैसे नहीं है। फिर होता ये है कि बात पर बिल्डरों को मजबूरन अपने प्रोजेक्ट को पानी लेने के लिए फिर खुद के पैसे लगा के लाइन को एनहांस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही तो होता ये है कि वो जब पीछे से अपना प्रॉपर काम नहीं होता, आगे वाले प्रोजेक्ट को पानी मिलना बंद हो जाता है, वो सारा पानी में अपने प्रोजेक्ट में खींच लूँगा। तो ये एक इशू रहती है जो कोऑर्डिनेशन की वजह से कम होता है। बिल्कुल। अच्छा उबैद साहब, ये तो बातें तो हो गई और माशाल्लाह आपने अपने बारे में बताया, उसके बारे में बताया तकरीबन सारी चीज़ें। अब मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और ये कंस्ट्रक्शन में क्यों आए आप? इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी बातें थी और बहुत सारे वो थे। जब मैंने बेसिकली मैट्रिक स्ट्रॉन्ग हाई स्कूल से किया है,
मैंने प्रेस्टन से इंटरमीडिएट किया है, फिर मैं BBA प्रेस्टन सेट से करने के बाद मैं चला गया पोलैंड हाई स्टडी के लिए। मैंने BA IR पोलैंड से किया, उसके बाद मैंने लंदन से MBA किया है इनोवेटिव मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, ये इवेंट मैनेजमेंट के अंदर? इनोवेटिव मैनेजमेट। एरोमेटिव। बेसिकली जब मैंने MBA किया तो उस वक्त 2009 में एक रिसेशन आया था पूरी दुनिया के अंदर, तो उससे पूरी दुनिया बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, यूरोप स्पेशली यूरोप, क्योंकि वो अपना प्लास्टिक और मनी पे और ट्रांजेक्शन मनी पे डिपेंड करते थे। पाकिस्तान उस 2009 के रिसेशन पे इतना इम्पेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यूरोप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, अमेरिका बहुत ज़्यादा मुतासिर, हज़ारों लोगों ने अपनी नौकरियाँ ख़त्म उनकी करनी पड़ गई, इदारे बंद हो गए, कुछ स्टोर्स बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। तो उस दौरान एक कोर्स होता था इनोवेटिव मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं बिजनेस रिप्रोसेस इंजीनियरिंग, कि आप डूबती हुई कंपनी को वापसी कैसे बिजनेस रिप्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू इसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं। तो ये अपना मैंने कोर्स किया था अपना जॉब करने के लिए। लेकिन जो इंडियन, जैसा आपने कंस्ट्रक्शन में पूछा, तो इंडियन मूवीज़ के अंदर मैं देखता था बिल्डर्स की प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये हाई राइज के प्रोजेक्ट के बारे में। फिर नेशनल ब्यूटी से ज़्यादा मुझे स्काई लाइन्स ज़्यादा पसंद थे, हाई राइज बिल्डिंग्स। तो मैं सोचा करता था कि ये किस तरह बनते हैं, इनका क्या सिनारी होता है, क्या अपना तरीका होती है। मैं अक्सर किसी न किसी वीकेंड पे संडे को सैटरडे को जब छुट्टी होती थी तो मैं चले जाता था कोई घर की इंफॉर्मेशन लेने, कभी किसी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेने। तो मैं वो डेटा गैदर करता था कि ये इस तरह ये फॉर्म होता है, इस तरह ये इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। जब पाकिस्तान जब मैं आया तो वालिद साहब ने मुझसे पूछा था कि आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, लेकिन मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना है, मुझे बिल्डर बनना है। तो वो फिर मैंने थोड़ा अपने वालिद साहब से सीखा। ओके। तो आपके वालिद साहब पहले से ही जो है इस कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही थे? ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने इसे कंटिन्यू किया? मैं उसका कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त। तो स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी? तो स्पोर्ट्स में फुटबॉल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। जब इंग्लैंड में पढ़ते थे, वहाँ रहते थे, उसके बाद जब से अपना प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन हॉर्स राइडिंग का मुझे बहुत शौक है। हॉर्स राइडिंग का आपको शौक है। तो स्पोर्ट्स के अलावा आप बाहर मुल्क में रहे हैं और बहुत, आपने कौन सा आपको मुल्क जो है वो पसंद है? सिंगापुर। सिंगापुर आपको पसंद है? मुझे बड़ा पसंद है सिंगापुर। कोई ख़ास वाक़या सिंगापुर के अलावा कहीं का? बेसिकली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिंगापुर की, हाँ, इस वजह से वो सिंगापुर मुझे इसलिए पसंद है कि वहाँ जो एक छोटा सा मुल्क जिसको आबाद सिर्फ 12 माहीगिरों ने, जो वियतनाम से, कंबोडिया से आते थे, मलेशिया से आते थे वहाँ मच्छी पकड़ने के लिए, वो 12 लोग वहाँ रह गए। उस जजीरे को उन 12 लोगों को किस तरह आबाद किया, ये मेरी पूरी हिस्ट्री है, मैंने सिंगापुर के हवाले से पढ़ी है, मैं वहाँ रहा हूँ। मतलब उसमें आप दिलचस्पी ले? हाँ, तो वो उनकी जो अपना रिफॉर्मिंग अपने मुल्क के लिए, और किस तरह उन्होंने इसको डेवलप किया अपने कंट्री को, ये मुझे बड़ा इम्प्रेस करता है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो वैसे साहब है कोई सियासत की तरफ कोई, या सिर्फ? नहीं, सियासत की तरफ भी दोस्त वगैरह हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, तो मेरा तो कोई सियासत से इस वक्त। किस पार्टी में दिलचस्पी है? पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी में दिलचस्पी। किसको पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी में? आसिफ ज़रदारी साहब को पसंद करता हूँ, वो मुफाहमत के बादशाह हैं। और बिलावल साहब जो चेयरमैन हैं, उनको सब पसंद करते हैं। सब पसंद करते हैं। आइडियल है इस वक्त। बिल्कुल। मोहतरमा हमारी अपना, मैंने उनको पर्सनली लंदन में देखा हुआ, मैंने उनसे लंदन में पर्सनली मुलाकातें, बहुत ग्रेट लेडी हैं, बहुत ग्रेट। मेरी आसिफ साहब की मुलाकात है लंदन में, माशाल्लाह। मैं उनसे भी 2 दफ़ा मिला हूँ। मेरी अपना हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर इमरान अली शाह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब भी उनसे लंदन में मुलाकातें रही हैं, मिला उनसे। अच्छा सर, आपके वालिद साहब का ताल्लुक भी इसी फील्ड से, जैसे कि आपने कहा कि आप लंदन से आए, वालिद साहब आपके जो इस फील्ड में थे, तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से, मतलब सिस्टम को आप चला रहे हैं? सर, मैंने अपने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। आज भी मैं उनसे ही सीखता हूँ, जो चीज़ मुझे पूछनी होती है या कोई कहीं अब मैं फंस जाता हूँ, तो वो मुझे सिखाते हैं, बताते हैं कि इस चीज़ को इस तरह करें। बिल्कुल। अभी वो बेसिकली कम एक्टिव है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो टोटल चीज़ें वही मुझे सिखाते थे, मैं उनसे ही सीखा हूँ। क्योंकि हमारा वालिद साहब से पहले का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई लिंक नहीं था,
पब्लिसिटी नहीं थी, उनके बाद मेरी हुई। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो बच्चे अपना अभी आप पूछते हैं बच्चों से, वो कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, बच्चों के दिल में ये होता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है मेरी एक बेटी आर्किटेक्ट बने या इंटीरियर डिज़ाइनर बने। अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आर्किटेक्ट लाजमी बनना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो पहले आर्किटेक्चर पढ़े लंदन से, जहाँ मैंने भी लंदन में पढ़ा है, वो लंदन जाए, आर्किटेक्चर अपना कंप्लीट करे, फिर वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग मिलान इटली से करे। क्योंकि बेसिकली क्या है कि किसी के लिए अपना घर बना के देना, ख्वाबों का महल बना के देना, इसमें सुकून मिलता है ना, सुकून मिलता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सही। तो आप अपनी बच्चों को भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कोई एक बेटी जो है आपकी इस फील्ड में आ जाए? हाँ, मेरी बड़ी बेटी के मेरा ख्वाहिश है कि वो इस फील्ड को, अपना हमारे काम को कंटिन्यू करें। तो आप कोई अपना खुशी का कोई वाक़या बताएं मुझे कुछ। खुशी के मैं बहुत छोटी चीज़ों में खुश हो जाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं जब लंदन गया तो उस वक्त मुझे खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी थी कि अपनी नई जर्नी, नई ज़िंदगी शुरू करने की, उसकी खुशी थी। दुख ये था कि परदेश जा रहे हैं, अपनों को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनों को पीछे छोड़ के। तो ये खुशी तो अपना, मैं हर छोटी चीज़ पर खुश हो जाता हूँ। मैं खुशी मनाने वाला इंसान हूँ। सही। अच्छा, मैं एक जिस तरीके से आपने कहा कि आप मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, तो वहाँ की कंस्ट्रक्शन के बारे में तो आपने मुझे बता दिया कि उसकी जो डिज़ाइनिंग है, क्या वो डिज़ाइन आप यहाँ पे मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं? सिर्फ डिज़ाइन की आर्क जिस तरीके से आपने मुझे कहा। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन ही उस पैटर्न पे करें, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी जो गर्मी है कि वो बेसिकली ग्लास बेस्ड बिल्डिंग पर ज़्यादा जाते हैं। ओके। कि अगर हम उनको सन हीट प्रूफ बिल्डिंग करते हैं, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन बिल्डिंग करते हैं, तो उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, पावर जनरेशन नहीं है हमारे पास, छोटे देती है। वही मैंने आपको पहले भी कहा था कि इदारों की मिस कम्युनिकेशन की वजह से आम आदमी को सफ़र करना पड़ता है। आम आदमी सफ़र करता है। सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट अगर हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर इसके लिए आने वाले वक्तों के लिए हैज़ को पहले ही अपने ग्रेड एनहांस कर दे, अपग्रेड कर दें कि भाई आने वाले वक्तों में यहाँ पर इस प्लॉट पे 140 फैमिली आके रहेगी, तो उनका बिजली का लोड तो उनको ऑलरेडी मौजूद होता है, पहले वो हमसे लेते हैं। तो उसके बाद मेरे साथ अगर 4 प्रोजेक्ट और हैं, अब वो उनको पता है कि 3 साल बाद हमें इनको बिजली देनी है, तो वो अगर पहले ही इस पर काम कर लें, अपनी एनहांसमेंट पे, वास्ता अपनी सेवेज पे काम कर लें, पानी पे काम कर लें, तो हमें आम आने रहने वाले लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना बिजली ट्रिप होंगी, ना ही अपना ग्रिड ओवरलोड होंगे, ना ही शॉर्ट सर्किट्स होंगे, ना ये हम बहाना होगा कि अभी ग्रिड ओवरलोड है, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन दे देंगे, उसके नाम पे हम ब्लैक मिल ना हो। ब्लैक सही। इदारे तो हमें ब्लैक मिल करते हैं कुछ ना कुछ काम छोड़ के। सही कह रहे हैं आप। लेकिन भी इंडियन बदनाम पहले भी ना होगा कि बिल्कुल इदारे इस काम में मास्टर हैं। इदारे इस काम में मास्टर है। तो इस कंस्ट्रक्शन फील्ड के अलावा भी आप किसी और में इंटरेस्ट रखते हैं कि कुछ और काम में? जी, मैं आपको बताया ना, मैं अपना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं आप। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ड्रेनेज के हैं, वाटर सप्लाई के हैं, कुछ रोड्स हैं जो अभी मैं बना रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम कर रहा हूँ। आने वाले वक्तों में वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। हमारी कंपनी ने उसमें अप्लाई किया है, वो देखते हैं कि वो हमें मिलते हैं, हमारी कंपनी में मिलेंगे तो हम उसको निभाएंगे। बिल्कुल टेंडर की तरफ मतलब आप जा रहे हैं। वो टेंडर प्रोसेसिंग में उनका सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। ऑनलाइन बिडिंग होती है, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट उनका सिस्टम है। बाकी अल्लाह की तरफ से अच्छा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपने हमें वक्त दिया और कुछ सवालात अभी रह गए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम लोग जो है इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने उबैद राजपूत से मुलाकात की और उबैद राजपूत साहब के हवाले से जो आपने सुना हुआ था, जो हमने महसूस किया हुआ था, वो आप तमाम चीज़ें आप तक हमने पहुँचाई। और वक्त की कमी की वजह से मज़ीद बहुत सारे सवाल जो है रह गए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने कहना।